हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं? एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? ग्रेट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, वोकैबुलरी के साथ करेंगे। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल में पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। चलिए, तो पहला वर्ड है सकर। इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क करेंगे। सकर का मीनिंग क्या है? सपोर्ट। आपको कहीं से सपोर्ट मिला तो आपको क्या मिला? सकर मिला। सहायता मिली, सहारा मिला। नाउन है ये शब्द। एड मीन्स हेल्प मिला, असिस्टेंस हेल्प मिला, सपोर्ट मिला। रिलीफ मीन्स सुकून मिला। एंटोनिम्स, आपको इग्नोर कर दिया गया, निग्लेक्ट कर दिया गया। अबैंडनमेंट, आपको त्याग दिया गया। नेग्लिजेंस, इग्नोर कर दिया गया। डेजर्शन, आपको छोड़ दिया गया। डिसरिगार्ड, आपको कोई वैल्यू ही नहीं दी गई। तो जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या दिया? उसने सपोर्ट दिया। किसको सपोर्ट दिया? टू दी विक्टिम्स। जो विक्टिम्स थे नेचुरल डिजास्टर के, जिन लोगों ने सफ़र किया था, कैसे? उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट किया और उनको मेडिकल सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट किए और उनको क्या दिया गया? सपोर्ट दिया गया। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड था डेजर्ट। ये जो डेजर्ट वर्ड है ना, इसके दो मतलब होते हैं। जब इस डेजर्ट वर्ड को हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है रेगिस्तान, है ना? आप लोगों ने देखा ही होगा रेगिस्तान, रेगिस्तान, हाँ, डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। जब इस डेजर्ट को हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ को अबैंडन कर देना, किसी चीज़ को त्याग देना। और एक और डेजर्ट होता है, वो DESS होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? जो खाने के बाद मिठाई खाते हैं, स्वीट्स, वो क्या होते हैं? आपके डेजर्ट होते हैं। और ये भी क्या होता है? नाउन होता है। डिसीव, धोखा देना। किसी को आपने धोखा दिया, किसी ने आपको धोखा दिया, तो क्या हुआ? आपने उसको डिसीव किया। एक सॉन्ग भी था ना, वो बेवफा है मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है। तो क्या किया? डिसीव किया, मतलब बिट्रे किया। पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब। मिसलीड किया, चीट किया, ड्यूप किया, ट्रिक किया, डिफ्रॉड किया, मतलब धोखा दिया। अच्छा, जो धोखा देता है उसको क्या बोलते हैं? कौन। एक मूवी भी थी जिसमें रणवीर सिंह थे और उसमें वो कौन का रोल प्ले किया था उन्होंने। नाम नहीं याद आ रहा मुझे मूवी का, आप लोग मुझे बताओगे क्या नाम था उस मूवी का? तो धोखा देने वाला इस कौन, और धोखा देना इस डिसीव करना, बिट्रे करना। एंटोनिम्स, आपने इन्फॉर्मेशन दी, आपने गाइड किया, आपने क्लियर किया, आप बहुत ट्रूथफुल, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, आप एकदम सच बोल रहे हो, तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। अब दिक्कत क्या है? ये सारे के सारे शब्द वर्ब हैं, लेकिन ये जो ट्रूथफुल है ना, ये इसके एडजेक्टिव फॉर्म का एंटोनिम है। ट्रूथफुल एडजेक्टिव है, जबकि ये सारे वर्ब्स थे। तो उसने उसको धोखा दिया ऐसी चीज़ प्रॉमिस करके जो वो दे ही नहीं सकती थी, ऐसी चीज़ उसने उसको वादा कर दिया, तो धोखा दिया। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इस पूरा का पूरा रेंज किसी चीज़ का। तो पूरा का पूरा रेंज किसी चीज़ का क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है। रेंज, एरे, स्केल, स्कोप, वैरायटी, पूरा का पूरा रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार यूज़ होता है। एंटोनिम्स, सिंगुलर अकेला है, इंडिविजुअल अकेला है, यूनिट अकेला है, वन डायमेंशनल एक ही है, लिमिटेड है, भाई कोई रेंज ही नहीं है। तो जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, जो पूरा का पूरा एरिया है पॉलिटिक्स का, वो एक्सट्रीम लेफ्ट से लेकर एक्सट्रीम राइट तक है और ये एनकम्पास करता है। एनकम्पास मीन्स कवर करता है। क्या कवर करता है? अ वाइड वेराइटी, बहुत सारी वेराइटी आइडियोलॉजीज़ की। आइडियोलॉजीज मीन्स विचारधाराओं की। ये शब्द भी आपका नाउन है। एक्सेलरेशन, लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। एक्सेलरेशन का वर्ब क्या है? एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? स्पीड बढ़ा दी भैया आपने। डेसेलरेट का मतलब क्या होता है? स्पीड कम कर दी। तो एक्सेलरेशन मीन्स आपने स्पीड अप कर दिया, क्विकन कर दिया, इंक्रीज कर दिया, एस्केलेशन बढ़ा दिया। ऑगमेंटेशन पे डबल स्टार मार्क करेंगे। ऑगमेंट मीन्स इंक्रीज कर दिया। डेसेलरेशन नीचे आ गए, स्लो डाउन कर दिया। रिटार्डेशन नीचे आ गए, डिक्रीज, स्लोइंग नीचे आ गए, कम कर दिया। तो गाड़ी में अचानक से एक्सेलरेशन हुआ, गाड़ी की अचानक से स्पीड बढ़ी, जैसे जैसे ड्राइवर ने क्या किया? वो गैस पेडल को प्रेस किया। तो गाड़ी के अंदर भी एक एक्सेलरेटर होता है। यस। प्रीसीडिंग, रूट वर्ड क्या है? प्री, प्री, एंटी, ANTE। इन शब्दों का मीनिंग क्या होता है? बिफोर, पहले। तो कोई चीज़ प्रीसीड कर रही है मतलब उससे पहले वाली चीज़ है। प्रीवियस है, प्रायर है, एंटीसीडेंट है, पीछे वाली है, फॉर्मर है, पहले वाली है, प्रीसीडेंट है, पहले वाली है। अच्छा, प्रायर वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। प्रायर, प्रेफर, फिर जिन शब्दों के लास्ट में IOR होता है, जूनियर, सीनियर, ऑल्टीरियर। ऑल्टीरियर मीन्स आगे का।
पोस्टीरियर मीन्स पीछे का। फिर आपका एक वर्ड होता है इन्फीरियर, खराब क्वालिटी का। सुपीरियर, अच्छी क्वालिटी का। फिर एक और शब्द होता है नो, हमेशा। फिर मैरिड, हमेशा याद रखना इन सारे शब्दों के साथ प्रेपोजिशन आप कौन सा लगाते हो, टी और टू प्रेपोजिशन लगता है, और कोई प्रेपोजिशन लगाओ तो वो गलत होता है। एंटोनिम्स सब्सिक्वेंट आगे का, फॉलोइंग आगे का, सक्सीडिंग आगे का, लेटर, नेक्स्ट, सारे के सारे आगे के। तो जो प्रीसीडिंग चैप्टर है, जो पहला वाला चैप्टर था, वो हमें क्या देता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है सिचुएशन को समझने के लिए। प्रीसीडिंग वैसे तो देखो V1 + ING है, तो V1 + ING को एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये शब्द आपका क्या है, एडजेक्टिव भी है और V1 + ING भी है। काउंटर पार्ट्स कौन होते हैं, जो साथ वाले होते हैं, जो कलीग्स होते हैं, जो इक्वल लेवल के होते हैं। तो प्रेसिडेंट और उनका काउंटर पार्ट, मतलब प्रेसिडेंट और किसी और कंट्री का भी प्रेसिडेंट। तो जो इक्वल पोजीशन के हो, कंपेनियंस, एसोसिएट्स, पीयर्स, कलीग्स, सहकर्मी, समकक्ष, मतलब जो आपके साथ की सेम रैंक का हो, तो वो आपका काउंटर पार्ट है। इंसान की बात कर रहे हैं, नाउन हो गया। एंटोनिम्स जो ऑपोजिट हो, दुश्मन हो, फोज वर्ड पे डबल स्टार मार्क करेंगे, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एक होता है फो का मीनिंग दुश्मन, और एक वर्ड होता है एली। एली का मीनिंग क्या होता है, फ्रेंड। एनिमी, दुश्मन, राइवल, दुश्मन। तो जो मार्केटिंग टीम है न्यूयॉर्क की, वो बहुत नज़दीकी से काम करती है अपने सहपाठियों के साथ, सहकर्मियों के साथ लंदन ऑफिस में, जिससे कि जो उनके दुनिया भर में कैंपेन्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन आ सके। सिजलिंग का मीनिंग क्या होता है, जलता हुआ। आपने देखा कहीं कहीं बहुत जगह सिजलिंग प्लेटर मिलता है। सिजलिंग प्लेटर में क्या होता है, ऐसे करके एक प्लेटर होता है, इसके अंदर कोई डिश होती है और उसमें बहुत तेज़ से धुआं निकल रहा होता है। खाइए कभी किसी ने, तो सिजलिंग बोलते हैं। सिजलिंग मीन्स जलता हुआ, धुआं निकलता हुआ, सजलता हुआ। स्कॉर्चिंग, रोस्टिंग, स्वेल्टरिंग, ब्लेस्टरिंग, बर्निंग, तो जिसमें से धुआं निकल रहा हो। एंटोनिम्स ठंडा पड़ा है भाई, कूल है, चिल्ड है, कोल्ड है, फ्रीजिंग है, फ्रिजिड है, ठंडा है। तो इतनी ज़्यादा जो गंदी गर्मी है, वो उसने क्या कर दिया, बहुत मुश्किल कर दिया है। अनबेरेबल मीन्स टॉलरेट नहीं हो रहा कि हम बहुत लंबे टाइम तक बाहर रुक सकें, इतनी गर्मी है। सिजलिंग क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे पता चला मुझे एडजेक्टिव है ये देखो, हीट नाउन था, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये क्या निकला, एडजेक्टिव। एक्सपेंडिचर, ये तो बहुत ईजी सा वर्ड। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा। आप क्या खर्चा करते हो, आपकी स्पेंडिंग क्या है, आपका आउटले क्या है, एक्सपेंस क्या है, कॉस्ट क्या है, डिस्बर्समेंट क्या है, मीन्स आपका खर्चा क्या है। एंटोनिम्स, आप क्या बचा रहे हो, सेव कर रहे हो। कंजर्वेशन मीन्स बचाना। थ्रिफ्टीनेस पे डबल स्टार मार्क करेंगे, और एक फ्रुगैलिटी पे। इनफैक्ट 2-3 वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थ्रिफ्टी, फ्रूगल, और एक होता है इकोनॉमिकल। इन सब का मीनिंग क्या होता है कि आप सोच समझ के खर्चा करते हो, आप बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करते। आप हमेशा कैसे खर्चा करते हो, सोच समझ के करते हो। तो वो कौन होते हैं, वो लोग थ्रिफ्टी होते हैं, फ्रूगल होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं। इकोनोमाइजिंग, जो बहुत सोच समझ के करे। फ्रुगैलिटी, बहुत सोच समझ के खर्चा करना। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपना खर्चा कम करेगी, कैसे, जितने भी बेकारी के खर्चे हैं उनको कम करके। सीरियल्स, अनाज, ग्रेन, स्टेपल, क्रॉप्स, कॉर्न, व्हीट, जितने भी अनाज होते हैं वो सीरियल्स कहते हैं उनको। कोई सीरियल नहीं है, ग्रेन नहीं है, स्टेपल मीन्स मेन फूड नहीं है। तो जो अनाज है जैसे कि व्हीट, राइस, कॉर्न, ये ज़रूरी कंपोनेंट्स होते हैं डाइट्स का पूरी दुनिया भर में। आज की वो क्या ईजी है ना। कोई बात नहीं, आर्टिकल में कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो मैं वहीं पे बताऊंगी जब मैं आर्टिकल समझा रही होंगी। स्टीपर इस तरह का। तो कोई चीज़ स्टीप होती है मतलब बहुत तेज़, कैसी होती है, एक ऐसे होती है, तेज़ होती है, स्टीप होती है, मीन्स चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। ज़्यादा वर्टिकल होती है, ज़्यादा प्रेसिपिटस, इंक्लाइंड, एब्रप्ट, स्लैंटेड, ज़्यादा होती है ऐसे। एक तो होता है ऐसे और एक होता है ऐसे, तो ये चीज़ क्या है, स्टीप है। शैलोअर मीन्स कम गहरी है, ग्रेजुअल धीरे धीरे है, जेंटल है, लेवल है, फ्लैटर है। फ्लैट है, ज़्यादा स्टीप नहीं है। तो जो रास्ता है वो स्टीप होता गया, और पहाड़ पर जो रास्ता है वो और वर्टिकल की तरफ होता गया जैसे जैसे वो ऊपर जाते गए। पार्ट ऑफ स्पीच, ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। स्टीप, स्टीपर, स्टीपेस्ट, तो ये कौन सी डिग्री है एडजेक्टिव की, कंपैरेटिव डिग्री है।
आज हम बहुत सारे ईडियम्स करेंगे, 5 ईडियम्स हम आज हम करने वाले हैं। अंडर द वेदर, ये ईडियम बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, इस पर 4-5 स्टार मार्क कर लो। एंड आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, आई कैन नॉट कम टुडे, मीन्स मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। फीलिंग इल, गेटिंग अ कोल्ड हो रहा है, फीवरिश फील हो रहा है, मीन्स फीलिंग अंडर द वेदर। गेटिंग कोल्ड फीट, पैर ठंडे पड़ गए यार, मतलब बहुत नर्वस हो गया आप अंदर से। होता है कभी कभी एग्जाम देने जाते हो तो यू गेट कोल्ड फीट, पैर ठंडे पड़ जाते हैं। किल 2 birds विद अ स्टोन, एक ही चीज़ से आपने 2 रिजल्ट्स पा लिए। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एक तीर 2 निशाने। तो अचीव 2 रिजल्ट्स बाय डूइंग 1 थिंग। एप्पल ऑफ माई आई, मेरी आंखों का तारा है तू भाई। हिंदी में तारा होता है, इंग्लिश में एप्पल होता है, मीन्स आप उसको बहुत पसंद करते हो, आपका वो राज दुलारा है, आपकी आंखों का तारा है। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, आपने सच्चाई लोगों को बता दी। आपने क्या किया? रिवील कर दिया ट्रूथ को क्या किया? डिस्क्लोज किया। अनवील किया ट्रूथ को, डाइवल्ज किया ट्रूथ को। इन सब का मीनिंग क्या होता है? इन सब का मीनिंग होता है किसी के सामने रख देना, किसी को शो कर देना। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। लिटिल मीन्स ना के बराबर। लिटिल कैसी टोन का शब्द होता है? नेगेटिव टोन का शब्द होता है, मीन्स ना के बराबर। अ लिटिल कैसी टोन का शब्द होता है? पॉजिटिव टोन का शब्द होता है। इसका मीनिंग होता है थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा तो है, तो क्या यूज करोगे? अ लिटिल। यार ना के बराबर था, क्या यूज करोगे? लिटिल। या जितना है उतना ही, तो क्या यूज करोगे? द लिटिल। लिटिल, द लिटिल कैसा होता है? न्यूट्रल टोन, जितना है उतना ही। रेस्पाइट मीन्स सुकून, कंफर्ट, तो ना के बराबर सुकून है, मतलब ऑथर बुराई कर रहे हैं। फूड इन्फ्लेशन, खाने में जो महंगाई हो रही है, ये लगातार क्या कर रही है? अंडरमाइन कर रही है। अंडरमाइन मीन्स नेगेटिव लाइट में डाल रही है, मतलब खराब कर रही है। किस चीज़ को खराब कर रही है? वाइडर मीन्स बड़े लेवल पे प्राइस स्टेबिलिटी, की प्राइस स्टेबल ही नहीं हो पा रहा है, किसी चीज़ का दाम टिक ही नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, खाने में महंगाई बढ़ती जा रही है। चलिए पहले आप पढ़ेंगे, फिर हम समझाएंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हैं। अप्रैल में जो महंगाई का डेटा आया, ये फ्लैटर्ड मीन्स चमचागिरी करना होता है, वैसे फ्लैटर का मीनिंग यहाँ पे क्या लग रहा है कि ऐसा लग रहा था कि महंगाई कम हो गई है। फ्लैटर कर रहा था मतलब हमें अच्छा फील करवा रहा था, हमारी चमचागिरी कर रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था महंगाई कम हो रही है, लेकिन ये क्या था? एक धोखा था। डिसीव मीन्स धोखा देना था। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड प्रोविजनल हेडलाइन प्रिंट, मतलब ये जो ही महंगाई का जो डेटा आया, ये क्या दिखाता है? ईयर ऑन ईयर, हर साल के बाद क्या हो रहा है? रिटेल प्राइस गेन्स हो रहा है, मतलब जिस दाम, रिटेल प्राइस में जिस दाम पे कंज्यूमर को सामान मिलता है वो बढ़ता जा रहा है। अक्रॉस द ब्रॉड स्पेक्ट्रम, अगर हम सारे रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ले लें जो सारे के सारे सीपीआई में आते हैं। अरे सीपीआई होता क्या है? सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? एक बास्केट बना लेते हैं कि इंसान को क्या क्या सामान चाहिए होता है। उसको खाना चाहिए होता है, अनाज चाहिए होता है, पेट्रोल डीजल चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल फ्यूल चाहिए होता है, फ्रूट्स चाहिए होते हैं, वेजिटेबल्स चाहिए होती हैं। तो जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसको एक बास्केट बना लेते हैं, और फिर क्या करते हैं? उसको देखते हैं कि उस पूरी की पूरी बास्केट में कितनी महंगाई आई। ये बास्केट मान लो 1000 रुपये की थी, अब ये बास्केट पूरी की पूरी 2000 रुपये की हो गई। तो इस तरीके से ये मेथड होता है पीछे का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के पीछे का। इस तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को नापा जाता है। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो इस सीपीआई में आते हैं, जितने भी इस बास्केट में आते हैं, ये कम हो गए फ्रैक्शनली, थोड़ा सा कम हुए, 11 महीने के लो पे चले गए, 4.83% चले गए। मार्च में 4.85 थे, तो कम हुए, तो हमें अच्छा फील हुआ। लेकिन ये जो स्लोइंग थी, ये जो महंगाई थोड़ी सी कम हुई, हाउएवर, लेकिन इसने ना के बराबर किया टू मास्क, छुपाने के लिए, द मोर डिस्कंसर्टिंग मीन्स जो आपको खराब लग रहा था। तो जो ज़्यादा खराब लग रहा था कि एक्सेलरेशन एंड फूड प्राइस गेन्स, कि खाने के दाम बढ़ रहे थे। चलो बाकी चीज़ों के दाम तब भी थोड़े बहुत कम हो रहे हो, बट खाने का दाम बढ़ रहा था। महंगाई जो कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, अभी हमने सीपीआई पढ़ा था, अब इसमें से फूड को कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ फूड की बास्केट बनाए। तो जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की जो महंगाई थी वो बढ़ गई, क्विकेंड मीन्स बढ़ गई 18 बेसिस पॉइंट्स। 18 बेसिस पॉइंट्स क्या होते हैं? 100 बेसिस पॉइंट्स में 1% होता है, तो 18 बेसिस पॉइंट्स में कितना हो गया? 0.18%। तो जो खाने की में जो महंगाई थी वो 0.18% बढ़ गई फ्रॉम द प्रिसीडिंग मंथ्स, पिछले महीने से
पिछले महीने की ईयर ऑन ईयर की जो पेस थी, स्पीड थी, और ये 4 महीने के हाई पे पहुंच गई 8.7% के। और जो मंथ ऑन मंथ महीने के बाद जो रेट है वो भी बढ़ गया, वो 0.74 से बढ़ गया, मार्च में 0.16% था। तो अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ की समरी की बात करूं, समरी क्या है कि आपको ऐसा लग रहा था कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो महंगाई है वो कम हुई है, लेकिन एक्चुअल में ये कोई सुकून वाली बात नहीं थी। ये सिर्फ हमें धोखा देना था कि महंगाई कम हुई है। अगर हम सीपीआई के अंदर कंज्यूमर CFPI की बात करें, मतलब सिर्फ इस पूरे के पूरे बास्केट में सिर्फ फूड की बात करें, तो फूड में जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है। यही समझ थी कि खाना महंगा हो रहा है। समझ आया? चलो, अब कुछ मुझे ग्रामर के क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, उनके आप लोग मुझे आंसर्स बताएंगे, है ना। एक तो मुझे प्रिंट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। एक हमने ईयर ऑन ईयर क्यों लिखा है। एक मुझे गेन्स का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। गुड्स का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। सर्विसेज का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। 11 मंथ्स क्यों नहीं लिखा हुआ ये बता दो। डिड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। स्लोइंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। डिस्कंसर्टिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। क्विकेंड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। चलो, प्रिंट क्या है? प्रोविजनल हेडलाइन प्रिंट, ये पूरा का पूरा नाउन है। तो प्रिंट यहाँ पे क्या है? नाउन है। गेन्स भी नाउन है, गुड्स एंड सर्विसेज भी नाउन है। नंबर यूनिट एडजेक्टिव, तो जब भी नंबर यूनिट नाउन या नंबर यूनिट एडजेक्टिव होता है, यूनिट हमेशा सिंगुलर आती है। डेड का सब्जेक्ट है स्लोइंग। स्लोइंग अगर आप देखोगे तो V1 + ing है, जो कि नाउन का रोल प्ले कर रहा है। तो जब भी V1 + ing नाउन का रोल प्ले करता है उसको हम जेरेंट बोलते हैं। डिस्कंसर्टिंग एक्सेलरेशन नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव होता है, तो डिस्कंसर्टिंग एडजेक्टिव है। क्विकेंड, ये देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जब भी नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब इस क्विकेंड का सब्जेक्ट कौन है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ा है 0.18% से, तो कौन सी चीज क्विक हुई है? इन्फ्लेशन। कितने लोगों के सारे सही निकले? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। रूरल कंज्यूमर्स, जो गांव में जो कंज्यूमर्स हैं, जो गांव में जो लोग सामान खरीदते हैं, फेयर्ड वर्स, उन्होंने ज़्यादा, फेयर्ड का मीनिंग क्या होता है? परफॉर्म करना, तो उन्होंने ज़्यादा गंदा परफॉर्म किया उनके अर्बन काउंटर पार्ट से। काउंटर पार्ट्स मीन्स वही लोग। तो जो रूरल कंज्यूमर्स हैं, गांव के लोग हैं, और जो शहर के लोग हैं, तो गांव के लोगों ने में ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई गांव में, खाना भी, और जो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है उसमें भी क्या दिखा? बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ती हुई दिखी। जो CPI बेस्ड रीडिंग है फॉर द हिंटरलैंड, हिंटरलैंड का मीनिंग क्या होता है? जो गांव का एरिया, जो अंदर का एरिया है। तो जो महंगाई की जो रीडिंग थी वो 5% से ऊपर थी, 5.43% थी, जबकि गांव शहरों में जो महंगाई थी वो बहुत कम थी, 4.11% थी। तो ये कहीं बोला गया इस पूरे में कि गांव में महंगाई ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिटीज़। रिफ्लेक्टिंग, ये क्या दिखा रहा था? द वाइडनिंग डाइवर्जेंस, की बढ़ता हुआ गैप। डाइवर्जेंस मीन्स गैप, वाइडनिंग मीन्स बढ़ता हुआ। ये दिखा रहा था बढ़ता हुआ गैप इम्पैक्ट में, कि जो प्राइस गेन्स का पड़ रहा है उन लोगों के ऊपर जो ऑलरेडी हैविंग ऑन दोज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो गांव की इकोनॉमी पर जो इम्पैक्ट पड़ा है उससे। किस चीज़ से इम्पैक्ट पड़ा है? कि मॉनसून बहुत वीक था, ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी पिछले साल, और इतनी जला देने वाले, सिजलिंग मीन्स जला देने वाली गर्मी है इस समर्स में। तो क्या लिखा हुआ है? वही लिखा हुआ है कि भाई शहरों में तो महंगाई कम हो रही है बट गाँवों में बढ़ रही है। ये क्यों है? ये इस वजह से क्योंकि लोग परेशान हैं गाँव के, क्योंकि मानसून भी नहीं आया, बारिश भी नहीं हुई, फिर गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, और गाँव की जो इकोनॉमी होती है वो वेदर पे तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर वहीं पर होता है। फूड प्राइस गेन्स, जो खाने में जो महंगाई बढ़ी वो 8.75% बढ़ गई गाँव के कंज्यूमर्स के लिए। एक अच्छा खासा 19 बेस पॉइंट मीन्स 0.19% ज़्यादा थी 8.56% से, जो शहरों में कंज्यूमर्स ने फेस करी। ये बात और भी ज़्यादा चिंताजनक है, डिस्कंसर्टिंग है, चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि फूड तो एक ज़रूरी खर्चा होता है भाई, कोई नहीं बच सकता खाने में खर्चा करने से। तो फूड तो एक ज़रूरी चीज़ होती है जो हर घर को करना ही करना होता है, और किसी ना किसी तरीके से
उसे पूरा करना ही होता है। फाइंड द मीन्स टू मीट मीन्स कोई ना कोई सोर्स निकालनी होती है खाने को पाने के लिए, खाने के ऊपर खर्चा करने के लिए। तो इस पूरे पैराग्राफ की समरी में वही था कि बेचारे गांव वाले कंज्यूमर्स बहुत परेशान हैं, उनके ऊपर ज़्यादा गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि मानसून भी कमज़ोर था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, खाने के दाम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अर्बन कंज्यूमर कंपैरेटिवली उतना परेशान नहीं है। और खाने में महंगाई बढ़ रही है, ये तो बहुत गलत चीज़ है क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ समझ आ रहा है सभी को? एवरीवन, यस और नो माय चैंपियंस? वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेंगे। तो जो फूड प्राइसेस पर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। जो सीरियल्स हैं, जो अन्न है जिसका सबसे ज़्यादा वेट होता है खाने की कैटेगरी में, उन्होंने देखा, विटनेस मीन्स देखा 26 बेसिस पॉइंट्स मीन्स 0.26% बढ़ गया महंगाई, उसमें 8.63% चला गया। जो डेटा आया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स प्राइस यहाँ से, इन्होंने क्या दिखाया कि जो एवरेज प्राइस है चावल का वो 14.3% ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है एज ऑन May 14 देन ऑन May 14 2023। तो 2024 और 2023 में कंपेयर करेंगे तो जो चावल का दाम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो गेहूं का जो दाम है वो 6.4% ज़्यादा है पिछले साल से। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि जो लोग सोच रहे हैं कि सुकून है, रेस्पाइट में सुकून है अनाज के ऊपर, ये बात नहीं लग रही। मतलब सुकून अभी है ही नहीं। नियर टर्म इस आगे आने वाले समय में भी कोई सुकून नहीं है। गेहूं भी महंगा होता जा रहा है, चावल भी महंगा होता जा रहा है। अप्रैल में जो इतनी सोरिंग मीन्स बहुत ज़्यादा, तो अप्रैल में जो इतनी ज़्यादा गर्मी रही, इसकी वजह से भी जो महंगाई थी सब्जियों में, पर्टिकुलरली मेनली वल्नरेबल मीन्स कमज़ोर होती हैं सब्जियां क्योंकि ये पेरिशेबल प्रोड्यूस होती हैं। कमज़ोर क्यों होती हैं सब्जियां? क्योंकि ये बहुत जल्दी सड़ जाती हैं। पेरिशेबल मीन्स बहुत जल्दी सड़ने वाला, प्रोड्यूस मीन्स सामान, तो ये बहुत जल्दी सड़ने वाला सामान होती हैं वेजिटेबल्स। तो इसमें भी महंगाई बहुत ज़्यादा थी, डबल डिजिट्स में महंगाई थी छठे लगातार महीने के लिए 27.8% की महंगाई थी सब्जियों में। तो इस पूरे पैराग्राफ में ऑथर ने यही बोला है कि भाई गेहूं महंगा है, चावल महंगा है, सब्जियां महंगी हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, खाने में कोई भी सुकून नहीं दिख रहा है। लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। जो प्राइस गेन्स हुए दालों में, इन्होंने भी बहुत ना के बराबर ही सुकून दिया क्योंकि उन्होंने भी अपना स्टे बढ़ा लिया डबल डिजिट में। मतलब डबल डिजिट में ही महंगाई बढ़ रही है 11वें महीने लगातार। और जो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट का डेटा है उसने क्या दिखाया कि जो दाम है सारा का सारा 5 दालों का, ग्राम, तूर, उड़द, मूंग, मसूर, जितनी भी 5 दालें हैं उनके जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। अप्रिशिएबली मीन्स अच्छा खासा, ये लगातार बढ़ रहे हैं अगर May 14 का डेटा देखें तो। अब हमारे यहाँ पानी का स्टोरेज बहुत कम है। कंट्री के अंदर 150 रिजर्वायर्स हैं। रिजर्वायर्स में जहाँ पानी हम स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे जो पानी का स्टोरेज है वो बहुत कम हो चुका है। ड्विंडल मीन्स डिक्रीज हो गया, 27% ही पहुँच चुका है अपनी कैपेसिटी का। May 9 को ये डेटा लिया गया। एंड ट्रेलिंग, और ये जो है पीछे है, ट्रेलिंग मीन्स पीछे होना, तो पिछले साल के और 10 साल का जो एवरेज है उस लेवल से बहुत कम है। मतलब इस बार पानी भी बहुत कम है। तो जो हमारा आउटलुक है, जो हमारा नज़रिया है कि इस समय में प्राइस स्टेबिलिटी आएगी, प्राइस एक जगह रुक जाएगा, राइट्स ऑलमोस्ट एंटायरली सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर बेस्ड है कि हम जो प्रोडिक्शन कर रहे हैं इस बार, हम जो सोच रहे हैं कि इस बार नॉर्मल मानसून होगा। तो हमें ऐसा लग रहा है कि चलो इस बार पानी तो है ही नहीं, पिछले साल से और 10 साल के एवरेज से भी पानी बहुत कम है। तो अब हम जो कह रहे हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी हो जाएगी, प्राइस नहीं मांगेगा, वो सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है, जो हम कह रहे हैं कि इस बार नॉर्मल मानसून होगा। डिलीवरिंग जो क्या पहुंचाएगा, स्पेशली मीन्स हर जगह मानसून आएगा एंड टेम्पोररीली, और हर टाइम पर आएगा। तो मानसून जो जगह से भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, टाइम के हिसाब से भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड बारिश होंगी आने वाले महीनों में, यही हमारा नज़रिया है। और अगर ऐसा होता है तभी प्राइस स्टेबल रह पाएगा, नहीं तो प्राइस जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ आया फर्स्ट आर्टिकल सभी को? एवरीवन, टोन कैसी है पैसेज की? एनालिटिकल है, ऑथर ने डेटा के बेसिस पे एनालाइज किया है, और ऑथर बहुत कंसर्न भी है कि भाई महंगाई को क्या हो रहा है, इतनी महंगाई, खाने में इतनी महंगाई तो, और वो भी खाना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ऑथर कॉशियस हैं और एनालिटिकल टोन में ऑथर ने ये पैसेज लिखा है। क्लियर सभी को? रीडिंग वाला आर्टिकल क्लियर हुआ? चलिए अब हम क्या करेंगे, इट्स टाइम टू स्किमिंग में बस आपको क्या चेक करना है कि आपका मेन आइडिया और हमारा मेन आइडिया मैच किया या नहीं किया।
रीडिंग में आप हर पैराग्राफ को 1 मिनट का टाइम देते हो, स्किमिंग में आप हर पैराग्राफ को 30 सेकेंड्स का टाइम दोगे। लेम एक्सक्यूजेस, लेम मीन्स बेकारी के, मतलब बहुत ही यूजलेस एक्सक्यूज। बीरेन सिंह जो है लगातार ब्लेम कर रहे हैं, इल्ज़ाम किस पे डाल रहे हैं, एथनिक वायलेंस जो हो रहा है, ग्रुप्स के बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, एथनिक मीन्स ग्रुप्स के, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनका वो इल्ज़ाम किस पे डाल रहे हैं, इलीगल माइग्रेशन की, जो लोग कंट्री हमारी किसी और कंट्री से हमारे यहाँ इलीगली आ गए हैं, तो इलीगल माइग्रेशन पे वो ब्लेम डाल रहे हैं। चलिए स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे आप लोग 30 सेकेंड्स के लिए। 3 साल हो गए जब से जो कूप डीटैट का मतलब क्या होता है कि किसी ग्रुप ने इलीगल तरीके से जो रूल हो रहा था उसको हटा दिया और खुद रूल करने लग गए, तख्ता पलट कर दिया। तो जब से तख्ता पलट हुआ था म्यांमार में, जिसमें जनता थी, जो वहाँ की मिलिट्री थी, उसने छीन ली थी पावर और बहुत ज़्यादा लोगों को दबाया था। किसी भी तरह की जो डिमांड थी कि डेमोक्रेसी वापस आ जाए म्यांमार में, उसको दबाया था। और जो भी डिमांड्स थी कि वहाँ की जो आइडेंटिटीज़ हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको पावर दी जाए, ये सब चीज़ों को दबा दिया था। जनता ने वहाँ पे क्या किया था, अपने वश में पावर ले ली थी। इतना ज़्यादा दबाया गया, बॉम्बिंग की गई, विलेजेस पूरे के पूरे सबको बेघर कर दिया गया। तो बहुत सारे सिटीजन्स जो थे, जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ के थे, उन्होंने आश्रय लिया, घर लिया आसपास की कंट्रीज़ में, इंडिया में भी। तो म्यांमार से बहुत लोग इंडिया आए। बहुत सारे जो रिफ्यूजीज़ थे म्यांमार के इस रीजन से, और वो भागे उनके कैंपेन से और मिज़ोरम आए और मणिपुर आए। तो मेन आइडिया वही था कि म्यांमार में जब तख्ता पलट हुआ, लोगों को दबाया गया, पावर ली गई, बॉम्बिंग की गई, रिप्रेशन दिया गया, लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया, तो लोग वहाँ से भागे और कहाँ आए, इंडिया आए। और इंडिया में कहाँ आए, मिज़ोरम और मणिपुर आए। कितने लोगों का मेन आइडिया मैच किया? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे। मिज़ोरम में उनको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिला, मीज़ो लोगों ने उनको अपना भाई माना, मणिपुर लोगों ने, लेकिन जो मणिपुर में जो लोग आए उनको ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला जहाँ पे बीरेन सिंह जी की गवर्नमेंट थी। मतलब मिज़ोरम में तो उन लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिला, बट जो लोग मणिपुर पहुँचे उन लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला। मणिपुर इन इश्यूज़ के ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहा है कि जो रिफ्यूजीज़ म्यांमार से भाग के हमारे यहाँ आए हैं। जब से वायलेंस भी हुआ, तो ये जो एटीट्यूड था मणिपुर गवर्नमेंट का, जिसने हमेशा क्या दिखाया है कि भाई जो मेजॉरिटन रजीम है, मतलब जो वहाँ के मेन लोग हैं, उन्हीं को हमेशा से सपोर्ट किया है। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जितने भी रिफ्यूजीज़ आ रहे थे उन लोगों को कलंकित कर दिया, उन लोगों को बहुत गंदी नज़रों से देखा और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो मिज़ोरम की इससे बिल्कुल ऑपोजिट थी। तो मेन आइडिया क्या है कि वो लोग भाग के 2 जगह आए थे, मिज़ोरम आए थे और मणिपुर आए थे। तो मिज़ोरम में तो उनको वेलकम किया गया, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया, प्यार दिया गया, भाई माना गया। लेकिन मणिपुर में उसका उल्टा हुआ, मणिपुर में उन लोगों को क्या माना गया, कलंक माना गया। और मणिपुर की सरकार ने उन लोगों को हमेशा बहुत ही ज़्यादा क्या किया, बहुत ख़राब पॉलिसीज़ बनाई उन लोगों के लिए। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्कैमिंग। फिर क्या किया गया, कदम उठाए गए कि ये जो है इस चीज़ को एंड की जाए। दोनों की कंट्रीज़ के सिटीजन इस बात को मान रहे थे कि फ्री मूवमेंट रजीम नहीं होना चाहिए, एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में ऐसे नहीं आ जाने चाहिए। तो फिर अनाउंसमेंट भी हुआ कि इंडिया जो है फेंस लगा देगी बॉर्डर पे, जो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर, उस पर फेंस लगा देगी। फिर मिस्टर सिंह ने भी स्टेटमेंट दिया कि इतने सारे इलीगल माइग्रेंट्स को पाया गया मणिपुर की इस डिस्ट्रिक्ट में। तो इंडिया ने भी क्या सोचा कि भाई ये फ्री मूवमेंट नहीं होना चाहिए, म्यांमार से लोग ऐसे इंडिया नहीं आने चाहिए। तो वही बात की गई कि फेंसिंग की जाएगी, माइग्रेंट्स हैं ये सभी लोग। चीफ मिनिस्टर ने लगातार बोला कि ये जो लड़ाई है जिसमें 220 लोग मारे गए हैं, 50,000 लोग उनके घरों से अलग हो गए हैं, इंजरीज हुई हैं, फिर एक बहुत ज़्यादा गंदी मेंटालिटी भी आ गई है इन कम्युनिटीज़ के बीच में, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि उनके जो इज़ अ कॉन्सिक्वेंस, एक रिजल्ट है उनके गवर्नमेंट के एक्शन का, पॉपी कल्टीवेशन और इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ। तो इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ एक्शंस लिए गए। पॉपी कल्टीवेशन, पॉपी एक तरह का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, उसके कल्टीवेशन के खिलाफ एक्शंस लिए गए। तो बार बार कह रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों की वजह से ही क्या हुआ है, ये सारे के सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। उन्होंने ये बात बार बार बोली। एक लास्ट पैराग्राफ और बचा है, इसको भी स्किमिंग कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड और बहुत ही पार्शियल व्यू है इस लड़ाई का जो स्टेट में चल रही है, क्योंकि बीरेन सिंह की गवर्नमेंट जो है इस लड़ाई से ऊपर ही नहीं उठ पाई और लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं ला पाई और इस कम्युनिटी का ट्रस्ट ही नहीं जीत पाई। वायलेंस के बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मिलिट्राइजेशन हो गया सोसाइटी का। हिल्स में, वैली में बहुत सारे ग्रुप्स वहाँ पे तैनात किए गए जिनके पास वेपन्स थे।
लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हुई, सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो भी नहीं काम कर पा रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर को ही नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे थे। तो ये सब सरकार के ऊपर बहुत नेगेटिव लाइट डाल रहा है। जब तक चेंज नहीं होगा लीडरशिप में और अप्रोच में, और जिस तरीके से उसने लड़ाई को हैंडल किया उसमें सिचुएशन जो है और ख़राब होती जाएगी। तो ऑथर की टोन यहाँ पे क्रिटिकल हो गई है वहाँ की गवर्नमेंट को लेके। ऑथर ने बोला कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाई, वहाँ की गवर्नमेंट जो है लड़ाई से ऊपर नहीं उठ पाई, गवर्नमेंट जो है कम्युनिटी के अंदर ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाई, गवर्नमेंट जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाई। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी, लीडरशिप चेंज नहीं होगी, अप्रोच चेंज नहीं होगी, तब तक ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी, ऐसा ऑथर ने बोला। समझ आए दोनों आर्टिकल सभी को? चलिए, मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे जल्दी से। अंडर द वेदर मीन्स खराब फील करना, बीमार फील करना। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट मतलब सच्चाई बता देना। एप्पल ऑफ माई आई मेरी आंखों का तारा, जिसको आप बहुत पसंद करते हो। कोल्ड फीट नर्वस हो जाना। किल 2 birds विद अ स्टोन, एक ही चीज़ से 2 चीज़ें कर लेना, एक तीर 2 निशाने। 10 शब्द है, हर किसी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कोई भी बच्चा अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं रहेगा। जो बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस वाली बुक भी गिफ्ट करेंगे, जिस बच्चे का नाम कल कमेंट सेक्शन में पिन हो जाएगा। इसलिए मेक श्योर कीजिए कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, वो आज के आज ही सब्सक्रिप्शन ले लेंगे यस ऑफिसर पे जाके। सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है तो एक्सक्लूसिव लेना। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना। और अगर कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेना। कोड सब जगह निमेशा लगेगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है कंटेंट निमेशा बंसल, इंग्लिश विद निमेशा बंसल। इन टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लो, आपको सारी PDF मिल जाएंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कर लो। टीम आपको खुद कॉल करेगी और आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।